हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं अनअकैडमी स्टेट पीसीएस यूपी एग्जाम और लेट्स गेट यूपी एग्जाम की तरफ से आपके साथ जुड़ गई हूँ, डॉक्टर रैना सराफ। गाइस, मैं आपके लिए आजकल चूंकि मल्टीपल एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा भी इनिशिएटिव है कि भाई आपको कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, इसी पहल के चलते हम आपके लिए कुछ रिवीजन क्लासेस यानी कि कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जिसमें स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, कुछ टॉपिक्स, पूरे साल के करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो इस पूरी सीरीज में सुबह 11 बजे की आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपने डाउट्स अपने टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप लोग पोस्ट करते रहेंगे। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले गाइज आपको बता दें कि अनअकैडमी देश का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हमारी इस क्लास में हम आपके साथ 2-3 चीजें डिस्कस कर सकते हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस, एमसीक्यूज भी और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। मेरा परिचय आप लोग जानते ही हैं, डेली आप लोग मुझसे मिलते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस में। तो गाइज, हमारा टेलीग्राम चैनल पहले तो नोट कर ले, इसको सब्सक्राइब कर ले फटाफट से। और उसके अलावा गाइस हमारा ये, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए 12 दिसंबर तो ऑलरेडी निकल गई है, अब बात आती है 26 दिसंबर की। तो आने वाले इन सभी सेशंस के लिए और आगे के लिए भी हमारी एक टेस्ट सीरीज लगातार चलती है। सुबह 10 बजे संडे को ज्यादातर ये टेस्ट सीरीज हम कराते हैं गाइस। 200 नंबर की टेस्ट सीरीज होती है, उसमें जो भी आपका रैंक आता है उसमें हम आपको उस हिसाब से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये गाइस आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने रैंक के अनुसार आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर जाएगी अगर आप प्लस मेंबर नहीं है तो। उसके अलावा गाइस हमारे लिए, आपके लिए विजय भव नाम की हम एक मेंस की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक 3 घंटे का ये सीरीज रहेगा। और इसमें देखिए ऑलरेडी हमारे पास 12 दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लॉ बैलो चल रहा है पूरा। एक दिसंबर में 5 दिसंबर को, फिर 12, फिर 19 और फिर 26 दिसंबर आप लोग अपने अपने स्केड्यूल के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का ये ऐप होता है गाइज, आप इस ऐप को डाउनलोड करें और अपना नाम नंबर डालें। अगर आप अनअकैडमी को पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां पर आप एक फ्री इनवाइट कोड रैना10 डाल सकते हैं। उसके अलावा गाइज अनअकैडमी देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम आपको मल्टीपल कोर्सेज अवेल कराते हैं केवल एक सब्सक्रिप्शन पर। उसके अलावा गाइज आपको मिलती है लाइव डाउट क्लासेस, आपके पास जितने भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। हम 3 प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मिलते हैं, यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हर बच्चे के लिए, और प्लस प्लेटफॉर्म जिसमें हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर एग्जाम की तैयारी कराते हैं। उसके अलावा गाइज आप अपने रिकॉर्डेड सेशंस को कहीं से भी कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट मेंटोर के साथ उनकी टीम आपके साथ लगातार है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के साथ साथ हम आपको मल्टीपल पीडीएफ एक्सेस करने का मौका देते हैं। आप एक वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अपने एकेडमिक कैलेंडर को मेंटेन कर सकते हैं, वर्कशॉप, स्ट्रेटेजी सेशंस और मास्टर क्लासेस को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ बच्चों, अनअकैडमी पर यूपी पुलिस कांस्टेबल स्कॉलरशिप टेस्ट का ड्यूरेशन आप नोट कर ले। उन्नत नाम की लेखपाल की टेस्ट सीरीज, बूस्टर सीरीज आप लोग नोट कर ले। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स 2021 का प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज है। उसके अलावा बच्चों वीर नाम का एक प्रॉपर यूपी पुलिस का बैच हमारे पास तैयार है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। उद्यम बैच में गाइज मैं आपके लिए जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा कोर्स लेकर आती हूँ दोपहर को 12:30 बजे से 2 बजे तक। आप अगर प्लस के मेंबर है तो आप ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करके गायना और वहां पे जाकर मेरे कोर्स को एनरोल कर ले। तो बच्चों अमरनाथ सर का भी हिंदी का प्रॉपर एक आप लोगों के लिए हमने कोर्स शुरू करा है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। सारे बैच कोर्सेज की जानकारी आपके ऐप पर मिलती है गाइस। अनूप सर के द्वारा फाउंडेशन कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी का और मेंस जीएस पेपर 2 पॉलिटी आंसर राइटिंग हम लोग आपको करा रहे हैं अजय सर के साथ। उसके अलावा उन्नत नाम का लेखपाल का टेस्ट सीरीज है, 1 नवंबर से ऑलरेडी हम लोग ये शुरू कर चुके हैं, इसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और प्रशांत शुक्ला सर के साथ आप निबंध और सामान्य हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा बैच गाइस आप देख सकते हैं सामने रहना, मैं जनरल साइंस आपको 12:30 से 2 लेकर आ रही हूँ। मेंस के लिए प्रॉपर ये बैच हमने स्टार्ट करा है गाइस, तो आप 12:30 बजे इस प्लस के क्लास को। नमस्कार बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं सभी को प्रणाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी, नमस्कार नमस्कार सभी को। और प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक से जरूर करते गए। जो पहले बार आज सब्सक्राइबर आ रहे हैं हमारी क्लास में, प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। उसके अलावा गाइज मेंस ऑप्शनल के रेगुलेटरी टीचर्स आपके पास है, आप अपने मेंस की तैयारी के लिए हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। सारे बैचेस को आप केवल 1 सब्सक्रिप्शन पर टाइप कर सकते हैं। मेरा कोड रैना10 लगाएं, अनअकैडमी पे कहीं भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। विजय भव का ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। उसके अलावा गाइज हमारी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट की बात करते हैं।
सबसे पहले तो स्पेशल क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको हमारे से डेडिकेट होना पड़ेगा गाइस। 24 महीने का फीस केवल 510 रुपया है और ये 2 साल के लिए ईएमआई पर आपको प्रोवाइड हो जाता है। उसके अलावा 12 महीने का 700 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप हमसे जुड़ सकते हैं, 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। रेना 10 कोड आप यहाँ पर भी गाइस लगा सकते हैं। उसके अलावा सुपर कॉम्बो ऑफर है, हम आपको बिहार और यूपी की तैयारी के लिए कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड कराते हैं। 1 साल की फीस केवल 10,620 रुपए, जिसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे बांटेंगे गाइस, तो आपको 700-800 रुपया 10% डिस्काउंट के बाद ये पड़ेगा, यानी कि बहुत सस्ता कोर्स आपको ये पड़ेगा। यहाँ पर भी आप रेना 10 कोड इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। और जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को प्लीज लाइक शेयर करेंगे। और सभी को प्रणाम नमस्कार जी। बग्स बाउंटी में गाइस हम लोग आपको एक पूरा मौका देते हैं कि आप अगर हमारे अनअकैडमी के लर्नर हैं और आपको किसी भी एजुकेटर या कहीं पर भी आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है, इनअप्रोप्रिएट चीज, जो बिल्कुल भी इस लेवल पर नहीं आनी चाहिए, तो फौरन आप उसकी शिकायत हमसे करें। अगर आपकी बात सही होगी तो उसके लिए आपको प्राइज दिया जाएगा। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए एक फॉर्म आपको दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री स्पेशल क्लासेस गाइस, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9:30 बजे। बच्चों, इसमें मैं करंट अफेयर्स का एक धाकड़ बैच चला रही हूँ आजकल, तो करंट अफेयर्स का बैच आप मेरे साथ ज्वाइन करें रात को 9:30 बजे। पहली बार आएंगे तो रेना 10 कोड लगाना है आपको, ठीक है। ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करें, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें गाइस, और उसके अलावा वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सोशल नेटवर्किंग चैनल पे लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हम ढेर ढेर सारे बेहतरीन कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। अपने इस 11 बजे के समय पर डेली आपको जुड़ना है। लाइक शेयर करें, दबाकर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस। पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आगे गाइस रेना 10 कोड एक तो आपको याद रखना है, दूसरा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है, हमारी ऐप पर आना है, स्पेशल क्लासेस में आना है। जैसा जबरदस्त कंटेंट आपको यहाँ मिलता है यूट्यूब पर, तो वैसा ही उससे ज्यादा जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा हमारी स्पेशल क्लासेस में गाइस। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की क्लास। सारे बच्चों ज्वाइन कर लेंगे, इतने हम आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। के साथ में शुरू करती हूँ आज का क्लास। गाइस आज जो करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग अपने पेन कॉपी रेडी कर लीजिए। मैंने कल से ही सीरीज शुरू करा था जिसमें मैं आपको इकोनॉमी के कुछ करंट अफेयर्स और उनके बारे में जानकारी दे रही थी, और ये मैं आपको लास्ट मई जून 2021 के करंट अफेयर्स गाइस कवर करा रही हूँ। तो फटाफट से अपना कॉपी पेन ले आए, बैठ जाएं हमारे साथ और नोट करते चले गाइस। गाइस मैं एक मिनट लिस्ट निकालू, क्योंकि चेकआउट करना बहुत जरूरी है, कुछ चीज मिस नहीं होनी चाहिए। तो कल हमने जो है लास्ट गाइस, कल हमने क्या करा था? कल हमने एक तो ई वे बिल के बारे में बात किया था, और उसके बाद हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर कल हमने बात किया था। काफी सारे डिस्कशंस कल हमने करे थे। श्रीलंका वाला पॉइंट पर हमने डिस्कस किया कि श्रीलंका ने अभी लोन लिया है, ठीक है। चलिए अब बच्चों, आज का जो पहला आपके सामने करंट अफेयर्स जो आपको लर्न करना है गाइस, उसका आता है, आज का पहला है भीमा बम्बू। आज का पहला करंट नोट करिए, भीमा बम्बू। हो सकता है आपने इसके बारे में पढ़ा हो। तो बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन है, एक मिनट, आरिफ हमारे साथ अभी ऑनलाइन थे। तो क्या जो बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन है वही बता सकते कि भीमा बम्बू क्या है? ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, और इसको लेकर सरकार ने, हेलो मिस्टर लाइफस्टाइल डिटेल जी, नमस्कार जी। पाई पाई चार्ट करा दें मैथ्स का क्लास नहीं है बच्चा, मैथ्स का क्लास नहीं है, तो पाई चार्ट भी आपको करा देते। चलिए बच्चों, भीमा बम्बू के बारे में बात करेंगे। तो अभी बच्चों तमिलनाडु, ये बेसिकली तमिलनाडु की तरफ से आया है। तमिलनाडु की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है,
वहां की जो कृषि यूनिवर्सिटी है, तो वहां ने बच्चों अभी एक ऑक्सीजन पार्क की स्थापना करी है, ऑक्सीजन पार्क। अब आपको पता ही है कि कोविड के बाद ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस सभी को पता चल गई। लोगों ने लाखों लाखों रुपए खर्च कर दिए केवल ऑक्सीजन के सिलेंडरों पर। ठीक है, बहुत ज्यादा किल्लत हुई, बहुत ज्यादा परेशानी हुई। तो ऑक्सीजन पार्क ये अभी कोयम्बटूर में खोला गया है। और बच्चों, इस पार्क के अंदर जो पेड़ लगाए गए हैं, उस पेड़ का नाम है भीमा बम्बू। भीमा बम्बू। गाइस, अब मैं आपको 2-3 बातें बताती हूँ। चलिए बच्चों, भीमा बम्बू जो है, सबसे पहले तो जो नॉर्मल आप लोग बैम्बू यूज करते हो, बैम्बू सबको पता है, आप फेंगशुई के पौधे भी इस्तेमाल करते हो, सारी चीजें आप लोग इस्तेमाल करते हो। तो बेसिकली ये बम्बू की स्पीशीज है और ये सबसे लंबा बम्बू है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो नॉर्मल बम्बू से ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और बच्चों, इसका बढ़ने का स्पीड, दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बम्बू, फास्टेस्ट ग्रोइंग बम्बू। ठीक है, उसके अलावा गाइज आपको मैं बता दूं कि अभी फिलहाल ये बम्बू इकोनॉमी से कैसे जुड़ गया, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि गाइज, एक तो ये बम्बू की जो स्पीशीज है ये बिना बीज के हो रही है, बिना बीज के। तो इसके लिए कोई बीजों के लिए सरकार को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, ऑक्सीजन जबरदस्त देगा। तो बच्चों, ये परमानेंटली हरियाली करने के लिए, यानी कि परमानेंट ग्रीन कवर, यानी कि कहीं पर भी सूखा जमीन ना हो, खाली जमीन ना हो, तो परमानेंट ग्रीन कवर ये प्रोवाइड करेगा। और बच्चों, 100 साल तक, ठीक है, 100 साल तक भी ये बिना डेथ के, यानी कि 100 years विदाउट डेथ, 100 years विदाउट डेथ, ये बम्बू गाइस सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, और बच्चों, इसका मैं आपको इकोनॉमिकल पॉइंट अब बताती हूँ। ये तो मैंने आपको नॉर्मल साइंस का पॉइंट बताया कि भीमा बम्बू है, इसको तमिलनाडु में उगाया गया है, ऑक्सीजन पार्क में लगाया गया है, इसकी मेन खासियत क्या क्या है। बच्चों, उसका सबसे इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आपको अब बता रही हूँ। गाइस, इस बम्बू का जो इस्तेमाल है ना, ये जब अगर इसको आप जलाएंगे, इस बम्बू को आप जलाएंगे, तो इससे इतनी ही ऊर्जा की प्राप्ति होगी जितना कोयला जलाने से होती है। यानी कि इसकी ऊर्जा, राधे राधे, नमस्कार जी, खान जी नमस्कार। तो राधे राधे। तो एनर्जी, जितनी ऊर्जा आपको कोयला जलाने से प्राप्त होगी, वही भीमा बम्बू से आपको बहुत ज्यादा होगी। और दूसरी बात बच्चों, जो क्लाइमेट चेंज की आजकल हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर में आजकल दो ही चीजें चल रही हैं, एक कोरोना और दूसरा पर्यावरण। तो पर्यावरण के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं। हेलो मिस्टर भीम प्रकाश गौतम जी, नमस्कार। लोअर पीसीएस मेंस का एग्जाम है और मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में फादर्स नेम और मदर्स नेम इंटरचेंज हो गया है। अरे बाप रे, इसमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो ऑलरेडी जा चुका है। चलिए 1 मिनट ध्यान देते हैं आगे। तो बच्चों, ये बम्बू के बारे में, भीमा बम्बू का इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रही थी। तो सबसे पहला तो इसका वीडियो, आपको एग्जाम, वीडियो का एग्जाम टेस्ट जो है यही यूपी पीसीएस से सेलेक्ट होते हैं, खान जी। तो एनर्जी इसकी इसके बराबर है। दूसरा बच्चों, दूसरा इकोनॉमिकल फैक्टर बता रही हूँ आपको बच्चों, जितना भी सीमेंट इंडस्ट्री है, जितना भी सीमेंट इंडस्ट्री वाले लोग हैं, वो इसको खरीदेंगे तो सरकार को आमदनी होगा। सरकार को आमदनी होगा, क्यों खरीदेगा सीमेंट इंडस्ट्री वाला इस बम्बू को? बच्चों, इसलिए खरीदेगा क्योंकि इसमें उनको अपने बॉयलर्स में इस्तेमाल करेंगे। सीमेंट वाले कहाँ इस्तेमाल करेंगे? बॉयलर्स में इस्तेमाल करेंगे। खान जी बिहार से हैं, तो वीडियो के लिए आपको वही बिहार पीसीएस का पेपर देना होगा। अपर सबऑर्डिनेट, वहां लोअर पर तो होता नहीं है, तो वहीं पर आपको उसका पेपर देना होगा। ठीक। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज बॉयलर्स के लिए इसको खरीदेंगे, आम लोग इसको कोयले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट गाइस मैं आपको बता रही हूँ, तीसरा पॉइंट जो उसके अंदर आएगा वो ये है कि इसका जो, इस बम्बू से जो फाइबर बनेगा गाइस, फाइबर समझते हैं? फाइबर, फाइबर माने के जैसे जूट से आप लोग कपड़ा बनाते हो, जूट से आप लोग थैला बनाते हो, बहुत कुछ बनाते हो। तो बच्चों, इस फाइबर का इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले करेंगे। कौन करेगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले करेंगे। क्या बनाने के लिए करेंगे गाइस? फैब्रिक बनाने के लिए, यानी कि कपड़ा बनाने के लिए और बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। बच्चों देखिए, एक ऐसा फैब्रिक आता है जिसको अगर आप लगा दें तो उससे सनलाइट अंदर नहीं आता है। एक ऐसा फैब्रिक आता है जो बहुत आसानी से गलता नहीं है। तो बच्चों, इस तरह का फैब्रिक
और टेंट वगैरह बनाने के लिए, पानी से, गलान से बचाने के लिए इस बम्बू के द्वारा जो फाइबर आपको मिलेगा उसका इस्तेमाल गाइस आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से जी। ठीक है। और दूसरी बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा इसलिए क्योंकि देखो एक तो उसमें खर्चा ज्यादा नहीं है, फटाफट उगेगा, 100 साल तक लगा रहेगा, एनर्जी दे रहा है कोयले की तरह, तो कोल को रिप्लेस कर सकता है, सीमेंट इंडस्ट्री वाले बॉयलर में इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले इसको फाइबर में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसानों की आमदनी होगी, जब ये बम्बू लगाया जाएगा तो लोकल किसानों की आमदनी होगी, है ना, उनकी जेब में पैसा आएगा तो ऑब्वियसली बच्चों एक तो दो फायदे होंगे, पहला एक तो आप लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ पाओगे, ठीक है, सूखा नहीं होगा, और दूसरा इकोनॉमिकली भी बच्चों किसानों को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा, और हमें ऊर्जा का एक बेहतरीन विकल्प इस बम्बू के द्वारा मिल जाएगा। समझ आ गया गाइस? क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आज का अगला पॉइंट आपको बताती हूँ, जो अगला करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है जो न्यूज में था, ये बैंकिंग से रिलेटेड है गाइस। किससे रिलेटेड है? बैंकिंग से। तो उसका नाम नोट करिए, ये न्यूज में था अभी, इसका नाम है बॉन्ड यील्ड। इसका नाम नोट करिए, बॉन्ड यील्ड। बच्चों अभी आरबीआई ने हाल ही में, मैं आपको पूरा न्यूज बता देती हूँ, अभी हाल ही में आरबीआई ने डिसीजन लिया कि वो जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदेगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदेगी, और इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जी सैप। कौन सा लॉन्च किया जाएगा? वीडियो बनने के लिए टॉप करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये आपके खान जी, इस बात पे डिपेंड करता है कि वैकेंसी सरकार ने कितना निकाला है। मान लीजिए 800 वैकेंसी है, तो 800 में सरकार ने कितने वीडियो के रैंक दिए हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ये वैकेंसी पे डिपेंड करता है। तो आप इसके हिसाब से अगर आपका मेरिट में नाम आता है, टॉप 100 में नाम आता है, और आपने अपने जो एक चार्ट मिलता है आपको मेंस के बाद कि आप अपना प्रेफरेंस फिल करें, तो उसके अंदर अगर आपने वीडियो को प्रेफरेंस दिया हुआ है और साथ में आपके मार्किंग स्केल अच्छे हैं, तो आपको डेफिनेटली वीडियो मिल जाएगा। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको टॉप करना है तभी आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, आई गेस आपका क्वेरी मिल गया होगा आपको। तो बच्चों जी सैप का ये प्रोग्राम है, इसके अंदर इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये आरबीआई इसके द्वारा बॉन्ड यील्ड को खरीदेगी। बच्चों ये क्या है, बॉन्ड यील्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको बताएं बॉन्ड यील्ड्स क्या होता है। बॉन्ड का मतलब होता है, यील्ड का मतलब होता है उत्पादकता, यानी कि आपने किसी से उसका पेपर, उसका आईपीओ या उसका स्टॉक पेपर कुछ भी खरीदा, और उसके बाद उसको आपने बेचा, या उसको सिक्योरिटी की तरह राशि की तरह अपने पास रखा, तो उससे आपको पैसा, आप अपना पैसा उससे बढ़ा सकते हो, तो दैट इज व्हाट वी कॉल सिक्योरिटी। तो बच्चों अभी देखो गवर्नमेंट ने क्या करा था, मैं आपको बताती हूँ, घाटा, वित्तीय घाटा चल रहा है 1 साल से सरकार के पास, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई से कि भाई आरबीआई से आप ऐसा करो, मेरे पे कर्जा बहुत चढ़ रहा है, तो आप एक काम करो, जो है आप मेरे कर्जे को उतार दो। तो आरबीआई से डायरेक्ट लोन लेने की बजाय, आरबीआई से डायरेक्ट लोन लेने की बजाय गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कि भाई आप मेरे कर्जदारों को पैसा दे दीजिए। ठीक है, अब आरबीआई ऐसा दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों, उसको कहा जाता है, इस प्रक्रिया का एक जगह और जिक्र मैंने किया था पहले भी, मोनेटाइजेशन ऑफ बेनिफिट, यानी कि घाटे का मुद्रीकरण, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो सरकार को घाटा हुआ, सरकार ने आरबीआई से पैसा मांगा, आरबीआई, अगर आरबीआई पैसा दे देता सरकार को तो क्या होता उस समय सरकार को लोन देना पड़ता, क्योंकि सरकार आरबीआई की कर्जदार हो जाती। तो अब सरकार ने क्या करा, भाई मैं कर्जदार नहीं बनना चाहती, आप एक काम करो, आप मेरे बकायेदारों को सीधा पैसा दे दीजिए। तो बच्चों ये जो तरीका है आरबीआई का, तो या तो आरबीआई सीधा पैसा दे देगा, या वो दूसरे तरीके में क्या करता है, वो बॉन्ड यील्ड जनरेट करता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को गवर्नमेंट से खरीद लेगा, तो उससे जो पैसा उसको मिलेगा, उस पैसे को वो जो सरकार के कर्जे हैं उनसे उस कर्जे को निपटा देगा। तो इस तरीके से सरकार का कर्जा भी निपट गया, सरकार का डेफिसिट यानी कि मौद्रिकरण भी कम हो गया, और तीसरा सरकार के ऊपर कोई नया कर्जा भी नहीं चढ़ा गया। सर समझ आ रहा है, क्लियर हो गया? और बच्चों बॉन्ड यील्ड सरकार, जब ये आरबीआई जो है ये बॉन्ड यील्ड खरीदेगी तो ये बेचेगी, और बॉन्ड यील्ड में लोग कौन पैसा लगाते हैं, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड जो होता है बच्चों एक तरीके का वही, जैसे आपका नेशनल सेविंग स्टेटमेंट होता है ना, कि आपने इतने रुपए का पैसा खरीदा, आपने ये चीज खरीदी, अब उसका एक डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया। तो बच्चों समझ के चलिए कि बॉन्ड यील्ड में इन्वेस्टर्स ढूंढे जाएंगे जो अपना पैसे से बॉन्ड यील्ड खरीदेंगे, और बॉन्ड यील्ड को कौन खरीद लेगा,
बॉन्ड यील्ड से कौन खरीद लेगा? आरबीआई खरीद लेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर से पैसा आएगा, इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाएगा। हेलो खान जी, नमस्कार, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपका क्वेरी सॉल्व होना चाहिए, दैट इज आवर मेन इशू। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए, अगर किसी, और हाँ इसकी एक कीमत भी बच्चों रखी गई है। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है ए, एक इन्वेस्टर है बी, ठीक है, दो इन्वेस्टर्स है इंडिया में या बाहर के भी हो सकते हैं इन्वेस्टर्स। उन्होंने बॉन्ड यील्ड खरीदा। अब बॉन्ड यील्ड खरीदा और अगर उनके पास उनका जो बॉन्ड है उसमें 6% से ज्यादा फायदा हो गया गाइस। यील्ड का मतलब है कितना ज्यादा तुमको फायदा हुआ, तो 6% से ज्यादा अगर फायदा हुआ तो उससे क्या होगा गाइस? तो इससे क्या होगा? 6% ज्यादा तो आरबीआई को ज्यादा उससे वो महंगा पड़ जाएगा, और उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उसका प्राइसेस कम हो जाएगा। हेलो राजेश तिवारी जी, नमस्कार। तो बच्चों आप ये मान के चलिए कि बॉन्ड यील्ड के जरिए, है ना, जो मार्केट है उसको कंट्रोल किया जाएगा। मार्केट में जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें पैसे की आमदनी को, उसके आवागमन को बढ़ाया जाएगा। तो कहने की बात यह है कि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि बॉन्ड यील्ड क्या है, या अभी आरबीआई बॉन्ड यील्ड से क्या फायदा है, या सरकार को क्या फायदा है, किस तरीके से उसको यूज किया जाएगा, तो वो सारे आंसर्स आपके पास आ गए। हमने बहुत सरल भाषा में, बच्चों अगर आप इसको न्यूज़पेपर में पढ़ोगे ना तो आपको बहुत टिपिकल सा, अजीब सा लगेगा, हो सकता है समझ भी ना आए। यहाँ पे सिंपल एक बात समझ के चलिए कि गवर्नमेंट की प्रतिभूतियों को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई खरीद रहा है, और उसके लिए उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम सेट करा है जिसका नाम रखा गया है जीसैप। जीसैप के जरिए वो खरीदेगा। और बच्चों इस बॉन्ड की वैल्यू कितने साल की होगी? बच्चों आरबीआई कितने साल का इस पे वैल्यू दे रहा है? 10 साल का, 10 ईयर्स। इस, हेलो ददुआ जी नमस्कार। बच्चों उस पे 10 साल का टेन्योर दे रहा है आरबीआई, और वो कह रहा है कि 10 साल में अगर 6% से ज्यादा का फायदा होता है तो वो भी सरकार का ही फायदा है। क्यों? क्योंकि इससे बॉन्ड की कीमतें कम हो जाएंगी और आरबीआई के पास पैसा बढ़ जाएगा। यस, तो ये 2-3 बातें बस ज्यादा याद रखिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा और हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो 10 साल का वायदा करा है सरकार ने, और इसमें इन्वेस्टर्स ढूंढे जाएंगे जो इस तरीके से। और बच्चों जो पैसा यहाँ से आएगा उससे जो आरबीआई के ऊपर कर्जा है सरकार का, है ना, उस कर्जे को सरकार चुका पाएगी। इससे जो भी फायदा होगा, जो इन्वेस्टर्स के द्वारा पैसा आएगा, तो पैसा उनको, उनका फायदा देने के बाद जो भी सरकार पे बचेगा उससे वो अपना कर्जा भी जो है वो क्लियर कर सकती है। समझ आ गया गाइस? क्लियर हो रहा है? चलिए अब मैं आपको अगला बताती हूँ, जो अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नोट करिए गाइस। एडीओ 2021 क्या है ये? आप में से किसी बच्चे ने अभी पढ़ा है, अभी लेटेस्ट का है ये। एडीओ 2021 क्या चीज है बच्चों? ये एडीआर 2021, चलिए इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ, नोट करिएगा। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021। ठीक है, क्या चीज है बच्चों? देखिए अभी आपको पता है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, थर्ड वेव आने की पूरी गुजारिश है, पूरी आमदनी है, और हम लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे, है ना। हम लोग बिल्कुल भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, बिल्कुल सारी चीजें छोड़ दी है, तो हो सकता है थर्ड वेव भी आ जाए। तो अभी हुआ क्या कि जब कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी तो बच्चों उसमें अभी जो इंडिया की इकोनॉमी थी बहुत ज्यादा नीचे आ गई। अब ऐसे में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो ज्यादातर एशियन कंट्रीज को फंड देता है, उनके प्रोजेक्ट को फंड करता है, लोन भी देता है, क्या नाम है बैंक का? एशियन एडीबी। आप सभी लोग भली भांति जानते, कई मिलियन डॉलर, कई हजार मिलियन डॉलर का ये कर्जा देता रहता है एडीबी। तो बच्चों इस बैंक ने ये रिपोर्ट, दिस इज अ रिपोर्ट, बेसिकली एडीओ जो है ये रिपोर्ट है जो पब्लिश की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या कहा जाएगा कि इस रिपोर्ट में अभी जो डिटेल आई है वो ये है कि अभी इंडिया के ऊपर वित्तीय संकट बढ़ सकता है। इंडिया का वित्तीय संकट, किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडिया की, बढ़ रहा है, अभी भी स्टिल बढ़ रहा है। और भारत में बच्चों मैंने आपसे कहा था हम जीडीपी रिकवरी के लिए कौन सा ग्राफ यूज करें, बताइए। जीडीपी रिकवरी अगर हमें भारत में करनी है उसके लिए हमें कौन सा रिकवरी चार्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा? यू शेप के वी शेप? बताएं इंडिया में कौन सी रिकवरी चलेगी जीडीपी में? तो वित्तीय संकट बढ़ रहा है, जीडीपी रिकवरी में ये घाटा है, यू शेप के वी शेप? वी शेप, वेरी गुड, यस यस आरिफ, एब्सोल्युटली राइट। इंडिया में जीडीपी के लिए हमें वी शेप इकोनॉमी की जरूरत है।
और पीछे एक न्यूज भी आया था, जो पुराने हमारे डेटा एनालिस्ट थे सरकार के, उन्होंने बोला कि वी शेप नहीं जेड शेप रिकवरी करिए। पीछे कभी आप मार्च के महीने में ये बहस हो रहा था कि जेड शेप रिकवरी करिए। जेड शेप रिकवरी क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, मुझे याद है। जेड शेप रिकवरी में हमने ये बोला था कि सरकार जो है जेड शेप रिकवरी में क्या करेगी, जितना भी हम पूरे समाज से हिस्सेदारी, पूरे समाज की हिस्सेदारी हम यहाँ पर लेंगे। समाज में जितने भी वर्ग हैं, हर वर्ग का हेल्प लिया जाएगा, यानी कि सभी से बोला जाएगा आके कंट्रीब्यूट करिए, समाज की इकोनॉमी को उठाने में कंट्रीब्यूट करिए। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा, उनसे आमदनी होगी, उनसे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार से पैसा आएगा, पैसे से मार्केट में खरीदारी बढ़ेगी, खरीदारी बढ़ने से ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन करने से इंडिया की पूरी इकोनॉमी में पैसा दौड़ेगा। तो ये जेड शेप रिकवरी था। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अगर हम समाज के हिस्सेदारी की बात करें कि समाज हमें हेल्प करे, हम उल्टा समाज से हेल्प मांग रहे हैं, तो बच्चों एक बात तो बताओ, जब समाज बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, समाज के पास अपनी सेविंग्स खत्म हो गई है, तो वो कैसे करेंगे? तो ये रिस्की है, ये रिस्की है। तो इसलिए हम लोगों ने अब वी शेप रिकवरी की बात सुनी। तो वही जो एडीओ की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला है कि अभी आने वाले समय में सन 2021 और 22 ये इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसमें वित्तीय संकट अभी लगातार बढ़ रहा है। और उसके अलावा साथ साथ और भी कुछ बातें उन्होंने बोली है, वो मैं आपको सामने लिख रही हूँ। तो गाइज उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो कर्जा बढ़ जाएगा, कर्जा बढ़ रहा है, ठीक है। कोविड वैक्सीन जो है, कोविड वैक्सीन को खरीदने का जो खर्चा है केंद्रीय सरकार पर, ठीक है। अब केंद्रीय सरकार अपनी जेब से खर्चा दे रही है, उसके लिए बच्चों, उसके लिए क्या है, वो बहुत ज्यादा हाईयर प्राइस दे रही है, ठीक है। अब जब ये कोविड वैक्सीन के लिए खर्चा पूरा करना है, तो इसके लिए कर्जा फिर लेना पड़ेगा, इसके लिए फिर कर्जा लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक बच्चों और है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, यहाँ पर जीएसटी जो है ना, जो वैक्सीन के ऊपर सरकार जीएसटी पे कर रही है, जो जीएसटी पे हो रहा है वो डबल जीएसटी पे हो रहा है, डबल। तो यानी कि एक तो सरकार अपनी जेब से पैसा, अपनी जेब से वैक्सीन ले रही है, दूसरा वो डबल जीएसटी पे कर रही है। और मैं आपको बच्चों इस रिपोर्ट की सबसे यूनिक बात बताती हूँ कि एडीओ की रिपोर्ट कहती है, अकॉर्डिंग टू एडीओ, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, कोई अखबार नहीं कह रहा, एडीओ की रिपोर्ट ये कह रही है कि जीएसटी इज अ फेलियर। ये मैं नहीं बोल रही बिल्कुल भी, मैं आपसे फिर बता रही हूँ, रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, जीएसटी इज अ फेलियर इन इंडिया, ठीक है। जीएसटी इज अ फेलियर इन इंडिया, इकोनॉमिक फेलियर है। और ये एडीओ ने इसका प्रमाण कहां से लिया है? 15वीं फिनेंस कमीशन से। कौन सी कमीशन से लिया है गाइस? 15वीं फिनेंस कमीशन से। जीएसटी इज अ इकोनॉमिक फेलियर, यानी कि जीएसटी से सरकार को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडिया वाले नहीं कह रहे हैं, ये आरबीआई नहीं कह रहा है, ये कह रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऐसा क्यों हुआ गाइस? क्योंकि जीएसटी की जो स्लैब्स बनी हुई है, ठीक है, 0%, 5%, 18%, 28% और 12%। तो गाइस ये जो 5 लाख जीएसटी की है ना, ये अकॉर्डिंग टू एडीओ, फिर उन्होंने ये बात बोली कि यहाँ पर इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, हाई टैक्स स्लैब्स बनी हुई है, हाई टैक्स स्लैब्स बनी हुई है, और जीएसटी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इसके द्वारा सरकार को प्रॉपर फायदा हो रहा है कि जीएसटी में प्रॉपर घाटा हो रहा है, ये अभी तक बच्चों बात सामने नहीं आ पाई है। और बच्चों ये जो इकोनॉमिक फेलियर की बात हो रही है ना, इसमें सबसे ज्यादा एडीओ ने यही बात बोली कि कोविड वैक्सीन में जो
टैक्स कलेक्शन है जीएसटी का, जो धांधली हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य, मैं वही बात कह रही हूँ। और ऐसा जीएसटी क्यों बढ़ गया है, जीएसटी पेमेंट क्यों बढ़ा है? क्योंकि जीएसटी पे डबल पे हो रहा है, जीएसटी पे डबल पे हो रहा है। केंद्रीय सरकार कंपनी को पे कर रही है, फिर कंपनी जब जब सरकार केंद्र से खरीदी है, फिर उनको गवर्नमेंट पे कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को डबल जीएसटी पे करना पड़ रहा है। जीएसटी बढ़ा है, ऑब्वियसली जीएसटी बढ़ा है। ठीक है ना, समझ आ रहा है? और बच्चों यहाँ पे जो केंद्रीय सरकार के अलावा जो स्टेट्स हैं, जो गवर्नमेंट से पैसा, सॉरी, जो केंद्र से वैक्सीन खरीद रहे हैं, तो एक तो वैक्सीन का जीएसटी वो जो केंद्र वाला वो पे कर रहे हैं, एक अपना कर रहे हैं। तो बच्चों केंद्र से ज्यादा जो घाटा है, केंद्र से ज्यादा जो घाटा है वो किसको हुआ है? वो स्टेट्स को हुआ है। स्टेट्स को ज्यादा लॉस हुआ है जीएसटी के द्वारा, स्टेट्स को ज्यादा लॉस हुआ है एज कंपेयर टू जीएसटी। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये एडीओ की रिपोर्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी तो वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए अगला आता है, इसमें अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। क्या है बच्चों ये एक नया कुछ न्यूज में आया था। क्या चीज है? ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ये तो आपको पता चल रहा होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स है। क्या है ये ग्लोबल टैक्स सिस्टम? 15%। किससे, इसमें कौन सी कंट्रीज आ रही हैं ग्लोबल टैक्स में, ये बताओ लक्ष्य। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बता रहे हो। 15% की बात हुई है, 15% की बात हुई है। इसमें कौन से देश आएंगे? ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कौन सी कंट्रीज को बोला गया है पैसा देने के लिए? G7। बच्चों नोट करिए, ये G7 के लिए है। इसमें दुनिया भर की जितनी भी कॉर्पोरेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो G7 इकोनॉमीज के ऊपर 15% ग्लोबल मिनिमम, मिनिमम मतलब देना ही है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। गाइस नोट कर लिया है, छोटा सा पॉइंट था इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। अगला चलती हूँ, नेक्स्ट। बच्चों एक और अभी न्यूज में है, पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। ये भी न्यूज में था। क्या है ये? नई चीज है कुछ? ये तो समझ आ रहा है कि घाटे के बारे में बात हो रही है। अब पोस्ट डेवोल्यूशन क्या है? पोस्ट डेवोल्यूशन, चलिए मैं आपको उसका न्यूज बता देती हूँ बच्चों भी। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट न्यूज, भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो खर्चे के बारे में पूरी जानकारी रखता है, अभी उन्होंने एक सन 2021-22 के लिए उन्होंने ग्रांट की बात करी है, ग्रांट, ठीक है। सो द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलीज द सेकंड मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। उनको सेकंड, दूसरी किस्त दी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब ये क्या है? ये तो न्यूज में, ये जो न्यूज में हेडलाइन आता है, ये मैं आपको वो बता रही हूँ। अब ये है क्या वो समझिए गाइस। इसका मतलब है, देखिए एक्चुअली में जो 15वीं फिनेंस कमीशन थी आपकी, 15th फिनेंस कमीशन, उन्होंने ये बोला कि भारत में 17 स्टेट्स के आमदनी और उनका खर्चा, भारत में 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी आमदनी और उनके खर्चे में बहुत भारी अंतर है। अंतर है गाइस, अंतर है, ठीक है, गैप है। अब इन स्टेट्स को बोला गया, दे हैव बीन रिकमेंडेड, बहुत ध्यान से नोट करिएगा, इन स्टेट्स को बोला गया, दे हैव बीन रिकमेंडेड कि आप ये वाला जो है बेसिकली इस रेवेन्यू डेफिसिट को कम करिए। तो बेसिकली इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट्स को ग्रांट देती है। सीधा सा बात है कि सीधी सी बात ऐसे समझिए कि राज्यों का खर्चा ज्यादा है, पैसा कमा रहा है, अब उन्हें अपने हर महीने के खर्चे तो पूरे करने हैं, कितना उधार लेंगे, कितना उधार लेंगे। तो इसके लिए उन्होंने ये फिनेंस कमीशन ने बोला कि हम एक एलोकेशन फंड बनाते हैं, उस फंड से पैसा
इन 17 स्टेट्स को दिया जाएगा ताकि वो अपनी किश्तें दें। हाँ, उधार चुकाने के लिए उधार, ऐसे मान लीजिए कि उधार चुकाने के लिए उधार दिया जा रहा है, ठीक है। और ये बच्चों ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये अपनी मर्जी से नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल चलेगा यहाँ, आर्टिकल 275। बच्चों आर्टिकल 275 में मेन चीज क्या बोली गई है, दिस इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बिल्कुल भी फिनेंस कमीशन ने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करा है। तो आर्टिकल 275 कहता है ये 17 राज्य कौन कौन से, उसके नाम मैं आपको लिखवा देती हूँ। पहला है आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है असम, कर्नाटका। और बच्चों केरला के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि आप पैसा क्यों नहीं चुकाते हो सेंटर का, आप इतना पैसा लेके बैठे हो, आप चुकाते क्यों नहीं हो। अभी तो उनको तो फटकार भी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से, वहां के हाई कोर्ट के थ्रू वहां पेटिशन गया था। हेलो अनीता जी, गुड इवनिंग। तो कर्नाटका है, केरला को तो डांट भी पड़ चुकी है लास्ट ईयर कि आप पैसा क्यों नहीं चुका रहे हो। हरियाणा आता है बच्चों उसमें, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। मतलब आप ही समझ के चलो कि नॉर्थ ईस्ट तो लगभग पूरा आ रहा है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, 17 राज्य हैं तो लगभग 3/4 इंडिया आ गया इसके अंदर। नागालैंड हो गया, पंजाब भी आता है गाइस, पंजाब भी आ रहा है, नोट कर सकते हैं आप मेरे साथ। पंजाब आ रहा है, राजस्थान आ रहा है। पर मजे की बात नहीं है कि यूपी नहीं है अपना, साडा यूपी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और बच्चों बिहार भी नहीं है इसके अंदर, तो राजस्थान है इसके अंदर। उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड आ रहा है प्रॉपर। पश्चिम बंगाल है इस डेफिसिट के अंदर, पश्चिम बंगाल। और सिक्किम है, ठीक है। तो अब आप देख लो कि यूपी भी नहीं है, मध्य प्रदेश भी नहीं है। और मेरे ख्याल से, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सिक्किम, तमिलनाडु आता है, हाँ तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, ठीक है। बच्चों ये सब आ गया। अब आप सोचो कि इसमें ना यूपी है ना एमपी है और गुजरात भी नहीं है, गुजरात इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ इट। यानी कि ये जो राज्य है इनका रेवेन्यू अच्छा आ रहा है। आप ये मान के चलो कि यहाँ पे कोई रेवेन्यू नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 275 15वीं फाइनेंस कमीशन ने अभी अनाउंस करा कि आप लोगों का ये जो पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट है इसको आप जो है इसका इंस्टॉलमेंट देना शुरू करें। तो फिलहाल सेकेंड इंस्टॉलमेंट गाइस इसका पे हो गया है, ठीक है। समझ आ रहा है गाइस, क्लियर हो गया क्या चीज है ये। और बच्चों उस ग्रांट को कौन दे रहा है, ये ग्रांट का मतलब क्या होता है, ग्रांट का मतलब होता है ये सरकार के खर्चे में जाता है। तो बच्चों इसको सेंटर एलोकेट कर रही है, सेंटर एलोकेट्स दिस ग्रांट। ये ग्रांट में आता है, इसको नोट कर लीजिए, ये ग्रांट में आ रहा है। किस में आ रहा है गाइस, ग्रांट में, ठीक है। और बच्चों ये इस बात को कौन डिसाइड करेगा कि कितने स्टेट को कितना ग्रांट मिलना चाहिए। बच्चों ये डिसाइड करेगा कि उनका डेफिसिट कितना है, उनका घाटा कितना है। घाटा डिसाइड करेगा कि उनको कितना पैसा अलॉट होगा, उनका एलिजिबिलिटी, ठीक है, उनका पैसा कितना होगा, ये कौन डिसाइड करेगा। अच्छा, अब मैं आपको आर्टिकल 275 के बारे में भी बता देती क्योंकि इसमें इसका जिक्र आया, जिनको नहीं पता है ध्यान से नोट करें। आर्टिकल 275 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, ध्यान से देखिए। आर्टिकल 275 कहता है नंबर 1 कि जो भी केंद्र के अंदर जो भी राज्य है, जो भी राज्य नीडी है यानी कि जिनको जरूरत है, उसके लिए केंद्र अलॉटमेंट कराएगी, उनको ग्रांट देगी, ठीक है, उनको ग्रांट दे सकते हैं। अगर कोई राज्य वित्तीय घाटे में जा रहा है, किसी राज्य के मूलभूत जो एक्सपेंडिचर है पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए केंद्र सरकार को उन राज्यों को ग्रांट देना पड़ेगा। पहला, बिल्कुल पहला आर्टिकल 275 यही कहता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसके अंदर वो ये है कि इसमें बेसिकली पार्लियामेंट के बच्चों जरिए इसको पास कराना होता है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है ये पास करता है इसको,
passes the एक्सपेंडिचर, क्योंकि खर्चा हो गया भाई, ग्रांट दिया जा रहा है तो एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा, तो पासिस द एक्सपेंडिचर। ठीक है, और बच्चों इसको फाइनल कौन करता है कि किसको कितना पैसा जाना है? फिनेंस कमीशन, फाइनलाइज्ड बाय फिनेंस कमीशन। रिकमेंड भी वही करेगी, और कितना लिमिट होगा पैसों का ये भी फिनेंस कमीशन तय करेगी। ठीक है, समझ आ गया गाइस? क्लियर हो गई बात? हाँ, लक्ष्य जी बिल्कुल स्टेट को बताना पड़ेगा ना। अब भाई देखिए, अब सरकारी खजाने में कितना पैसा है, अब ट्रेजरी से पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। अब मान लीजिए उस मान लीजिए अब कोविड का समय चल रहा है, अब उड़ीसा का नाम इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। अब मान लीजिए तमिलनाडु आ रहा है कि तमिलनाडु ने बहुत पैसा, उनका घाटा हो गया। अब तमिलनाडु क्या करेगी? अपना पूरा दिखाएगी ना यहाँ पर कि देखो मैंने इतना पैसा गरीबों में बांट दिया, मैंने इतना पैसे की बिजली फ्री दे दी क्योंकि कोविड का समय चल रहा था, मैंने इतने हॉस्पिटल के अंदर पैसा दिया, या मैंने जो है ये वाला प्रॉब्लम हो गया था, मैंने ये वाला स्कीम चलाया था, इसलिए मेरे पास जो है पैसा कम हो गया, और मेरी आमदनी नहीं हुई, मेरी आमदनी नहीं हुई, तो उसको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। वो ब्यौरा जाएगा, स्टेट रेकमेंड करेगा, फिनेंस कमीशन पास करेगा, और बाद में फिर पार्लियामेंट, इसकी जो लिमिट है, लिमिट भी फिनेंस कमीशन ही बनाता है कि भाई कितना पैसा इस स्टेट को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? तो बिल्कुल ब्यौरा तो देना पड़ेगा, ब्यौरा तो देना पड़ेगा। समझ आ गया गाइस? क्लियर है यहाँ तक? कोई और क्वेश्चन? तो देखो बच्चों, 100% ये आपने मिस किया होगा इसको, बहुत सारे बच्चों ने, मैंने जितना भी करंट अफेयर्स मेन मेन आपको बताया है, ये सारे बच्चों ने जरूर मिस किया होगा, जरूर मिस किया होगा आपने। ठीक है ना? तो अब मिस नहीं होगा क्योंकि सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको ना एक एक चीज और बताऊंगी, एक चीज और न्यूज में थी, प्लीज एक चीज और सुनेंगे और उसके बारे में डेटा अपना नोट करेंगे आप। चलिए, ये भी न्यूज में था, मेरा मन कर रहा है आपको बताने का कि आपको बता दें। चलिए बच्चों, एक अभी बात हो रही थी यूएन FACTI पैनल की, इस पैनल की बात हो रही थी, इसको बोला जाता है यूएन फैक्टी पैनल। क्या है ये? न्यूज में था। और बच्चों आपको पता है न्यूज में क्यों था? अभी वही जो मैंने अभी आपको पीछे कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात करी, ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स, उसमें इसका जिक्र आया था, उस वाले जो आर्टिकल था उसमें इसका जिक्र था। तो मैं आपको संस्था के बारे में बता देती हूँ, क्या संस्था है, क्या काम कर रही है, इसके बारे में ध्यान से नोट करिए। गाइस ये बेसिकली पैनल है, इसका फुल फॉर्म पहले आप नोट कर सकते हैं। इट इज अ हाई लेवल पैनल, हाई लेवल पैनल ऑन इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बजट, यानी कि अकाउंटेबिलिटी, कौन सा पैसा किस देश का कहां जा रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, कौन से कॉर्पोरेट्स कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितना आईपीओ से कमा रहे हैं, कितना शेयर ट्रेडिंग से कमा रहे हैं। मतलब कि बेसिकली G7 राष्ट्रों की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि वो सबसे अमीर है, पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर राष्ट्र G7 का हिस्सा है। अब उनके यहाँ बच्चों आपको पता है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, हर साल ये जो G7 इकोनॉमी है, ये टैक्स में 200 मिलियन से लेकर 300 मिलियन प्रति वर्ष की चोरी करती है। 200 से 300 मिलियन टैक्स चोरी करते हैं ये G7 वाले, और इसी चोरी को बचाने के लिए ये ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स को लागू किया गया है, इसी चोरी से बचने के लिए। बच्चों बहुत होता है इतना पैसा, आप सोचिए 200 से 300 मिलियन, ये तो अभी अंदाजा है, हो सकता है ज्यादा भी हो, ये तो रिपोर्ट बोलती है कि 200 मिलियन से ज्यादा 300 मिलियन टैक्स चोरी कर गए G7 वाले। तो इसलिए बच्चों ये फैक्ट्री रिपोर्ट है, और बेसिकली ये क्या काम कर रही है, इसका काम है, यूएन फैक्ट्री पैनल इसलिए बनाया गया है, इसका मेन पर्पज है, ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर बच्चों जितने भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं बच्चों, वो क्या इंपोर्ट कर रहे हैं और किस चीज का ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस इंपोर्ट के जरिए, है ना, उनको उन टैक्स में जो भी कटौती है, टैक्स में जो भी घाटा हो रहा है, टैक्स लॉस हो रहा है उस इंपोर्ट से,
तो उसका पूरा जो प्रबंध है वो भी इस पैनल के जरिए तैयार किया जाएगा ताकि देशों की मदद की जा सके। टैक्स का नुकसान कैसे होता है बच्चों? देखो, जब आप किसी देश से पैसा सामान ले रहे हो, आप वहां से आयात कर रहे हो, तो आप वहां पे कस्टम ड्यूटी भी दे रहे हो, आप वहां पे और 36 चीजें दे रहे हो। अब इसकी वजह से सरकार पे जो एक्स्ट्रा बर्डन आता है कि भाई मुझे इतना टैक्स, तो वो टैक्स का नुकसान हुआ, और उस नुकसान को ये डॉक्यूमेंट करेगा यूएनएफटी पैनल, ये उसी नुकसान को डायरेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चों ये एक छोटी सी बात थी, मेरा मन था आपको बताने का, अगर क्वेश्चन आ जाए तो बता दीजिएगा कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे वर्ल्ड की कहाँ पे क्या ट्रेडिंग चल रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, बैलेंस शीट क्या कह रही है, लेजर अकाउंट क्या बोल रहे हैं, सरकार को कितना टैक्स दे रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, सब कुछ इस यूएनएफटी पैनल डॉक्यूमेंट के जरिए। और इसका मेन पर्पज है डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करना, ताकि उनको जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो। डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा ये नुकसान बच्चों को कौन दे रहा है, नुकसान कौन दे रहा है इनको? ये डेवलप्ड कंट्रीज दे रही हैं। वो बेचारे छोटे देशों को हैरेस कर रही है टैक्स के जरिए, तो ये नुकसान उनके द्वारा दिया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो गाइस करंट अफेयर्स मैंने आपको 2 महीने के कवर करा दिए पूरे, मई के और जून के। वैसे तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये वो करंट अफेयर्स है जिसमें कुछ ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत थी, जो कुछ नए थे और शायद आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा था या मिस हो गया था। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके ब्रेन में है तो पूछ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर चीजें हमने कवर कर दी हैं। ठीक है, अब मैं कल फिर कुछ नया लेकर आऊंगी आपके लिए, और करंट अफेयर्स आपके लिए पिछले महीने जब हमारे जैसे जनवरी फरवरी मार्च है ना, मार्च अप्रैल का, जनवरी फरवरी का, और आपके लिए बेहतरीन करंट अफेयर्स में लेकर आऊंगी, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपकी जो नोट्स है करंट अफेयर्स के, जो कमजोर नोट्स है वो अच्छे से रेडी हो जाए। ठीक है गाइस, बस इसी के साथ आज का क्लास यही खत्म करूंगी। गला भी थोड़ा सा हार्श हो रहा है, इजाजत चाहूंगी आपसे, मिलती हूँ आपसे 9 बजे वाली क्लास में, पेट की क्लास में। जब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन विद अस। लक्ष्य जी, देखिए अखबार तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, वो भी बहुत अच्छा है, और अखबार आप हिंदू पढ़ोगे वो भी बहुत अच्छा है, दोनों से। क्योंकि मैं भी खुद अपने नोट्स जो बनाती हूँ, मैं इकोनॉमिक्स के लिए बिजनेस लाइन यूज करती हूँ, और नॉर्मली दूसरों के लिए मैं हिंदू यूज करती हूँ। और बाकी ऑनलाइन बहुत सारे ब्लॉग्स चलते रहते हैं, वो भी हम लोग कलेक्ट करते रहते हैं। तो वहां आपका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स है, वहां से आप इसको, इस जानकारी को, सारी जानकारी को आप लोग ले सकते हैं। मंथली न्यूज एक साथ पढ़ोगे तो भूल जाओगे, डेली का डेली तैयार करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। मंथली के चक्कर में हम मेन चीजें भूल जाते हैं। मान लीजिए मैंने 2 महीने का, वैसे तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन 2 महीने का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो मैंने आपको यहाँ कवर करा दिया। जैसे कि आप मेरी कल की क्लास भी देख लेना, इसका आधा कंटेंट कल है, आधा मैंने आज करा दिया, तो 2-3 दिन में आपको मैंने कवर करा दिया। इसको नोट कर ले, और कोई भी समस्या हो तो मुझसे अगली क्लास में जरूर पूछे। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में घंटे बाद। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ये टॉपिक है टैक्सेशन का। टैक्सेशन यानी कि कर व्यवस्था। देखिए, 2-3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, या आरओ के प्रीलिम्स की बात करते हैं, किसी भी प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो आपसे क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर टाइप। तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भारतीय कर व्यवस्था की प्रकृति कैसे। देखिए बच्चों, भारत में जो कर व्यवस्था है वो आज से नहीं चल रही। भारत में मुगलों के जमाने से, है ना, उसके बाद ब्रिटिश भारत में आए, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और बहुत सारे सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त से लेकर बहुत सारा कर व्यवस्था भारत के अंदर गाइस लॉन्च करी उन्होंने, और वो किसानों से कर लेते रहे और किसान भी बर्बाद होते रहे। लेकिन अब जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे कर की व्यवस्था क्या है? तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देती हूँ। इंडियन टैक्सेशन के कर व्यवस्था के अंदर आपको एक कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ठीक है, जैसे नॉर्मली आपने क्या पढ़ा है कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, उसके अलावा
यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात की गाइस बचने के बहुत तरीके हैं। आप अगर टैक्स नहीं देना चाह रहे तो आपके भारत के अंदर, हेलो आरिफ, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो भारत के अंदर टैक्स से बचने के लिए आपको जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो इतनी मेहनत से चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं, वो क्या करेंगे, बड़ी प्यार से आपको टैक्स से बचा कर ले जाएंगे और इसी बात का पैसा ले लेते हैं अपने क्लाइंट से। तो ये भारतीय कर व्यवस्था की एक बड़ी कमी बता रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पे कर से बचने के भी पूरे जुगाड़ है। उसके अलावा भारत के अंदर जो दो तरह के टैक्स काम करते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसमें जो अप्रत्यक्ष कर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। और बच्चों यहाँ पे कर कर को निश्चित करने का, यानी कि जिस आधार पर आप कराधान पॉलिसी लगा रहे हैं, टैक्सेशन पॉलिसी भारत में लगा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है। ब्रॉड का मतलब कि उसके पैरामीटर्स बहुत ज्यादा भारत के अंदर डिफाइन नहीं है। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सा टैक्स प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, कौन सा रिग्रेसिव है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो सरकार डायरेक्टली लेती है और ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो रिग्रेसिव टैक्सेशन, जैसे इनकम टैक्स है। अब इनकम टैक्स उन लोगों को भी देना पड़ेगा जिनका बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं है, लेकिन अगर वो एक बैंड में आ जाते हैं टैक्स प्रणाली की, तो उनको भी ये टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए इनकम टैक्स को जो है रिग्रेसिव इन नेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रगतिशील, रिग्रेसिव इन नेचर इस टैक्स को भारत के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स है उसको कहा जाता है। चलिए और बताती हूँ, वही बता रही थी बच्चों की, देखिए जब हम टैक्सों की वेराइटीज की बात करते हैं तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि कितने तरह के टैक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि अगर आपका इनकम बढ़ेगा तभी आपका टैक्स बढ़ेगा, अगर आपका इनकम घट रहा है तो आपका टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह के टैक्स प्रणाली को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो ज्यादातर आपको डायरेक्ट टैक्सेस या कॉर्पोरेट टैक्सेस या बड़े बड़े बिजनेस हाउस के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वहां पर ज्यादातर आपको प्रगतिशील टैक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है, तो वो वहां पर आप उसको देख सकते हैं। रिग्रेसिव टैक्सिंग क्या होती है गाइस? रिग्रेसिव टैक्सिंग का मतलब हो गया कि चाहे आपका आमदनी बढ़ रहा है या चाहे आपका आमदनी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपका कर तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरह के जो टैक्स है जैसे कि, तो उसको क्या कहा जाएगा? रिग्रेसिव टैक्स कहा जाएगा। उसके अलावा गाइस तीसरा टैक्स आता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है अनुपात। जैसे कि आपने देखा होगा इनकम टैक्स की एक स्लैब होती है कि भाई अगर आपकी आमदनी साल में 3 लाख से 5 लाख है, या 5 लाख से 10 लाख है, 10 लाख से 15 लाख है, या आप एक महिला है, या आप एक बिजनेसमैन है, या आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, आपने देखा होगा इनकम टैक्स की अलग अलग स्लैब जो है वो भारत के अंदर चलती है। तो इस तरह में जब टैक्स बढ़ता है घटता है सरकार के साथ, तो उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, यानी कि अनुपातिक टैक्स। और चौथा आता है प्रमोशनल। ये सेस तरीके का होता है, जैसे सेस कर के ऊपर कर लगा दिया, सरचार्ज लगा दिया, है ना। तो ये स्पेशल ग्रुप टैक्स की तरह, समूह टैक्स की तरह इसको लगाया जाता है, तो उसको बोला जाता है प्रमोशनल टैक्स। ठीक है, चलिए अब ये तो सभी को पता है कि टैक्स दो तरह के, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में क्या आता है? इनकम टैक्स आ गया आपका, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस पे लगाया जाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे लगाया जाता है, कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ कर, यानी कि आपका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है तो आपको इतना टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट के अंदर क्या आता है? जैसे अभी आपका जीएसटी हो गया या आपका वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स भारत में सन 2015 में लागू हुआ, लेकिन मजाक की बात यह है कि वैट एक ऐसा टैक्स था जो सबसे पहले फ्रांस में आया था और फ्रांस में ये 1955 में ही लागू कर दिया गया था। फ्रांस बच्चों हमारे से पूरे पूरे के पूरे 70 साल आगे चलती है, आप मतलब 50 साल तो आगे है। हमारे भारत में वैट आया था 2005 में और यहाँ 1955 में फ्रांस में टैक्स आ गया था, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स को बाद में खत्म करके जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। एक्साइज ड्यूटी हो या कस्टम ड्यूटी हो या एंटरटेनमेंट टैक्स हो, इंपोर्ट ड्यूटी हो, इस तरह के जो भी टैक्स है ये इनडायरेक्ट प्रणाली में आते हैं। और हमेशा याद रखिए भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। और बच्चों भारत में वैट सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू करा था? हरियाणा ने। कौन सी सरकार ने लागू करा था? हरियाणा सरकार ने लागू करा था। सबसे दुनिया में सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? फ्रांस के अंदर लागू किया। चलिए अच्छा जी, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं थोड़ा और डिटेल में कि प्रॉपरली टैक्सेस कितने प्रकार के हैं, किस तरीके के टैक्स है। तो बच्चों सबसे पहले आता है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, है ना। यानी कि डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब कि आपकी आमदनी जो हो रही है, आप जिस स्लैब में आते हो स्लैब के अकॉर्डिंग आपको जो है पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। इसके अलावा अब जैसे ये सभी के लिए है, आप सैलरी वाले हैं, आप बिजनेस वाले हैं, आपका बिजनेस का टर्नओवर किस लेवल का है, आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, आप किस चीज का उत्पादन कर रहे हैं, है ना। तो ये इस हिसाब से जो टैक्सिंग होती है इसको हम बोलेंगे इनकम टैक्स।
ये पर्सन से लेकर पूरी कम्युनिटी पर भी लागू हो सकता है। ठीक है, ये बच्चों एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि इनकम टैक्स पर्सन ओरिएंटेड नहीं है, ये किसी प्रॉपर कॉर्पोरेशन पर भी लगेगा, प्रॉपर फर्म पर भी लगेगा और प्रॉपर किसी कम्युनिटी पर भी लग सकता है ये टैक्स, तो इसको आपको याद रखना है। उसके अलावा सेकंड टैक्स आता है कॉर्पोरेट, नाम से पता चल रहा है निगम कर, यानी कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, आपकी कंपनियां हैं, तो वहां पर ये टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा बच्चे बड़े बड़े जो, अब जैसे सोना हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स हो गए, ठीक है, या आप कोई ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप कैपिटल गेन बना रहे हैं, तो उस पर भी कर लगता है कि आपने भी कितना मुनाफा कमाया, तो उसके हिसाब से आपको परसेंटेज वाइज सरकार को पैसा देना पड़ेगा। उसके अलावा इनकम टैक्स के ऊपर जो टैक्स लग गया सरचार्ज, मैंने भी आपसे बोला सरचार्ज भी आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है। और नेगेटिव इनकम टैक्स, ये आपको याद रखना है गाइस, नेगेटिव इनकम टैक्स इस बार हालांकि खत्म हो गया था, आपको याद होगा इस बार सरकार ने बोल दिया कि जो भी पेंशन वाले लोग हैं उनके ऊपर इस बार कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। आपको पता है ना, इस बार के बजट में, इस बार जो बजट आया था उसमें क्या बात बोली गई, बहुत अच्छी बात बोली गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, कि जो ओल्ड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जो पेंशन पे जी रहे हैं, तो उनके पेंशन, अब देखिए बच्चों कई बार तो पेंशन भी 60-60 70-70 हजार रुपए आता है। अब 60-70 हजार रुपए पेंशन आ रहा है तो साल का आप लगा लीजिए, 70 इंटू 12 कर लीजिए, तो काफी पैसा बनता है। तो कुछ लोग इसमें स्लैब के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ इसको कहा जाता है नेगेटिव इनकम टैक्स। तो अभी सरकार ने बोल दिया है कि अब हम पेंशन के ऊपर जो है टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिए कि इस साल से, सन 2021 से सरकार ने जो पेंशन पे टैक्स लगा था उसको खत्म कर दिया। इसके अलावा बच्चों अगर आप कहीं से स्कॉलरशिप ले रहे हो, बहुत भारी स्कॉलरशिप ले रहे हैं, मान लीजिए कोई विदेशी यूनिवर्सिटी है या कोई विदेशी रिसर्च संस्था है और वो आपको फंडिंग कर रही है, तो उसके ऊपर सरकार टैक्स लगा देती है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इनकम टैक्स। उसके अलावा अगर आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और वो कुछ ज्यादा ही बेरोजगारी भत्ता हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा लोग, अब देखिए नेगेटिव इनकम टैक्स का मतलब ये होगा कि उल्टा सरकार लोगों को पैसे दे रही है, तो अब बेरोजगारी भत्ता किस में आ जाता है, नेगेटिव इनकम टैक्स में आ जाता है। किसमें आ जाता है, नेगेटिव इनकम टैक्स में। सरकार स्कॉलरशिप बांट रही है बच्चों को, है ना, अब दो दो चीजें, अपने बच्चों को स्कॉलरशिप बांट रही है और बाहर से बच्चों को कोई फंडिंग कर रहा है उस पर टैक्स लगा रही है। हाँ, आरिफ ये ना पूरा स्लैब होता है, जैसे अब ये स्लैब इस समय तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मैं स्लाइड्स का तैयार नहीं करा। स्लैब में ऐसे होता है कि आपके पास जो प्रॉपर स्लैब होती है वो ये कहती है कि भाई आपके पास, मान लीजिए इसमें 4 कैटेगरीज होती है। पहला होता है वर्किंग क्लास, क्या होता है पहला, पहला होता है वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास। उसके बाद होता है, देखिए आ जाइए मैं बता देती हूँ आपको। देखिए पहले तो जो उसमें स्लैब बनता है ना, तो स्लैब के अंदर हम पहले तो करते हैं एम्प्लॉयड, ठीक है, फिर होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस। अब सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस में क्या फर्क है, सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाते हैं डॉक्टर्स, लॉयर्स, ठीक है, या किसी तरह का जो रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर लॉयर हो गए, सीएस हो गए, ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग हो गए। तो यहाँ पे बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है प्रोफेशनल। अब डॉक्टर्स का आमदनी तो बहुत अच्छा पैसों में होता है, तो ये सारा जो है यहाँ पर ये किस में आ जाएगा गाइस, ये आपका आ जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड में। प्रोफेशनल वाला जो टैक्स है किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए, सी हो गए। इसके अलावा बच्चों अब जैसे कुछ प्रोफेसर हैं, ठीक है, तो ये प्रोफेसर जो अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिन्होंने कोई बुक ऑर्डरिंग करा है, जिनके कोई रिसर्च पेपर चल रहे हैं, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, स्लैब में आ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड की स्लैब में आ जाते हैं। उसके अलावा फिर बिजनेस, अब बिजनेस में देखा जाता है कि ये कॉटेज वाला है, ठीक है, कॉटेज है, सेल्फ प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि एक एक बंदा है या पूरी फर्म है। और याद रखिए जब भी हम बिजनेस पे टैक्स की बात करते हैं तो बच्चों को टैक्स सभी पे लागू होता है, ठीक है, तो बिजनेस में कैसा इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल है, ठीक है, बिजनेस में भी ये देखना पड़ता है कि किस चीज प्रोडक्ट क्या है, या इस बात पे भी डिपेंड करता है, इस बात पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। मान लीजिए कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको आप लिख सकते हो थोड़ा सा अपने जांच पड़ताल के लिए, ठीक है, फिर मैं आपको स्लैब भी बता देती हूँ। हाँ मैं अभी बता रही, चलिए
अब जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स का स्लैब क्या कहता है, इनकम टैक्स कह रहा है आपको, चलिए आपको स्लैब भी बता देते हैं, इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब कहेगा अगर आप एक, मान लीजिए आप एक घरेलू महिला है, तो घरेलू महिला को गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, तो आप कुछ कमाती नहीं है, तो 0 से लेकर 2.5 लाख तक, 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई टैक्स कभी था ही नहीं, नील था। ठीक है, उसके बाद आता है 2.5 लाख से 1 रुपया भी अगर आप ऊपर जाते हैं, से लेकर 5 लाख तक। ठीक है, तो आपको 5% टैक्स देना है। पहले भी 5% था, और इस साल का जो नया स्लैब आया है वो भी आपका 5% का स्लैब आया है। उसके बाद आता है 5 लाख 1 रुपए से लेकर 7.5 लाख तक। ठीक है, इसमें आपको एक तो 12,500 रुपए तो सीधा बनता है, 12,500 रुपए। ठीक है, और प्लस अगर ये तो 12,500 रुपए आपको फिक्स देना ही है, प्लस अगर आप और 5 लाख ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर आपको 10% का और देना होता है चार्ज, जिसको आप बोल रहे हो सरचार्ज, यानी कि 10% ऑन 5 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्लैब यहाँ पे हो गई। और मैं आपको बच्चों यहाँ पे एक बात बता दूं, पहले ये 20% था, पहले ये जो मैंने 10% अभी आपको बताया है, जो पुराना इस साल, ये तो मैं आपको इस साल का बता रही हूँ 2021 का, ये आपको मैं पिछले साल का बता रही हूँ 2020 का। तो 20 में ये 10% नहीं था, 20 में 20% था। ठीक है, 20 में कितना था ये, 20%। अच्छा जी, उसके अलावा फिर ऐसे इसी तरह से बच्चों बढ़ते चले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 10% हो गया, 7.5 से 10 लाख का हो गया। अब 7.5 लाख से 10 लाख का हो गया 37,500 रुपए प्लस 15%। ठीक है, फिर 10 लाख से ऊपर जाएगा तो 10 लाख से 12.5 लाख रुपए। ठीक है, 12.5 लाख रुपए, तो इसमें आपका ये बढ़ के हो जाएगा 75,000 रुपए, तो जाना ही जाना है, 75,000 रुपए जाने ही जाना है, प्लस साथ में 20%, 10 लाख से ऊपर 20%। एक्सीडिंग लिमिट क्या होगी, 10 लाख रुपए। तो इस तरीके से ये मैं आपको बता दूं, अगर लास्ट की ब्रैकेट जाता है 15 लाख, लास्ट में गवर्नमेंट ये कैलकुलेट कर देती है, अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख रुपए है, लास्ट का बिल्कुल बता रही हूँ, तो उसमें आपको 1,87,500 रुपए तो देना ही है फिक्स, और प्लस आपको 30% 15 लाख के ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है, 15 लाख के ऊपर 30%। तो इस तरीके से पहले बच्चों ये, पहले ही ज्यादा था, पहले था 2,60,000, अभी कम हो गया। आप ये मान के चलो पिछले साल था ये 2,67,000 कुछ था, मतलब 2,70,000 के आसपास, और ये भी 30% ही था। तो ये इस तरीके से स्लैब चलती है। और 0 से 2.5 लाख के अंदर कौन लोग आते हैं, वही जिनको हम बोलते हैं नॉन क्रीमी। अगर आप ओबीसी वालों की बात करो तो ओबीसी वालों के लिए साल का इनकम जो है वो नील होना चाहिए, यानी कि 2.5 लाख से अंदर आने चाहिए, 3 लाख से अंदर आने चाहिए, तब जाकर आप आरक्षण जो, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उनकी आमदनी भी 2.5 लाख के अंदर होनी चाहिए सालाना, और उनके पास कोई बड़ा एसेट नहीं होना चाहिए, कोई व्हीकल नहीं होना चाहिए ऐसा बड़ा, या उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट का डिफॉल्टिंग लोन या इस तरह का नहीं होना चाहिए, तब जाकर जो आरक्षण आपको मिलेगा ईडब्ल्यूएस, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, वो आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि 60 साल से 80 साल तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, इनकम टैक्स। और जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन जैसे 80 साल के ऊपर, तो उनके ऊपर 3 लाख और 5 लाख जो है, बेसिकली पहले टैक्स लगता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने सारा टैक्स हटा दिया है। क्लियर हो गई बात। और ये जरूर याद रखना कि सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन आता है, बिजनेस में कौन आता है, ये भी आपको क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। चलिए, 30% हर 15 लाख पे लगेगा, हर 15 लाख पे। ये अबव बता रही हूँ मैं, ये जो लास्ट का स्लैब आपका बोलता है अबव, अगर आप 15 लाख से ऊपर जा रहे हैं तो हर 15 लाख पे आपको 30% देना पड़ेगा, हर 15 लाख पे आपको 30% देना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी आमदनी इस साल होगी 30 लाख, तो 30 लाख के हिसाब से 1,87,500 तो दोगे ही, प्लस 30% ऑफ द 15 लाख और दोगे, 30%। समझ रहे हो, तो इस तरीके से और चला जाएगा, तो ये हर कैलकुलेट होता चला जाता है उस हिसाब से। 15 लाख से ऊपर का ही केस बताया मैंने। अब 15 लाख से 15 लाख तक, अगर 15 लाख से 1 रुपया भी ऊपर गया
तो ये वाला स्लैब लागू हो जाएगा। 15 लाख से 1 रुपया भी ऊपर गया तो, 1 रुपया ऊपर भी गया तो, ठीक है ना। और बाकी वो जो कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह है वो तो फिक्स होते हैं। अब वो साल का जो आपका पूरा बनता है ना, बैलेंस शीट बनता है, तो बैलेंस शीट पे टोटल कॉस्टिंग, सेल कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, आपकी कंपनी अगर ज्यादा बड़ी है तो आईपीओ ने क्या कमाई करी, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट फिर अपने कॉर्पोरेट टैक्स में लगाती है। ये तो मैं इनकम टैक्स की आपसे बात कर रही थी, बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स अलग लगता है, ठीक है। और आप बहुत बड़े प्लांट के मैनेजर हैं, हाँ, तो और लगेगा, फिर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से टैक्स बढ़ता चला जाता है। जितना बड़ा बिजनेस हाउस होगा उतना बड़ा टैक्स आगे लगता चला जाएगा, ठीक है। और जो मैं ये आपको बता रही हूँ कि 15 लाख से प्लस करके 30%, इसको हम बोलते हैं सरचार्ज। यानी कि आपने 1,87,000 गवर्नमेंट को टैक्स दिया। अब जैसे कपिल शर्मा ने बोला कि भाई मैंने 15 लाख रुपए टैक्स दिया, या अक्षय कुमार ने बोला मैंने तो 30 लाख का इस बार इनकम टैक्स भरा है, तो वो 30 लाख कैसे बन जाता है? एक तो ये बन गया, ठीक है, एक तो ये बन गया 1 लाख, और उसके अलावा हर 15 लाख पे 30%, यानी कि अगर उन्होंने 1 करोड़ का कमाई करा तो 15 लाख से अलग कितना कमाई करा? 75 लाख का कमाई करा। तो 75 लाख का 30% आप बता दीजिए, तो इस हिसाब से बच्चों को कैलकुलेट होता चला जाता है। हर 15 लाख पे 30, हर 15 पे 30, हर 15 पे 30, तो 15 30 प्लस 15 30 प्लस 15 30 करके टोटल करके क्यूमुलेटिव करके कंपाउंड सरचार्ज लगा दिया, और उसके बाद जाके उनका फॉरेन टैक्सेबल इनकम निकल के बाहर आ गया। तो इस तरीके से ओवरऑल टैक्सिंग जो है वो कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। और हमेशा गवर्नमेंट टैक्स किस बात पे लगाएगी? जो टैक्सेबल इनकम, यानी कि जिसका प्रमाण होगा। अगर आपने चोरी से पैसा ले लिया कहीं पर, है ना, या गवर्नमेंट को जो पता चला कि भाई आपने 1 करोड़ का गाड़ी खरीदा है और आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि आपकी तो साल की 10 लाख की आमदनी है, तो आपने 1 करोड़ का गाड़ी कैसे खरीद दिया? इसका प्रमाण दीजिए, कैसे आपने करा है, लोन लिया है या किसी से उधार लिया है? तो गवर्नमेंट आपसे फिर बाद में उस बात की आपसे पूरी जांच कर सकती है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है। और इसी को बोला जाता है जीएसटी चोरी। मान लीजिए आपकी कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का सेल करा और आपने सरकार को केवल 2 करोड़ का सेल दिखाया है, तो बाकी का जो 8 करोड़ का कर चोरी करा आपने, तो दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल जीएसटी इवेजन। यानी कि जो आपने वहां पर जीएसटी चुरा लिया, गवर्नमेंट को जो देना था वो आपने खत्म कर दिया, तो वहां पर आपको फिर उल्टा जेल हो सकती है, और प्लस आप पे पेनल्टी और प्लस टैक्स भरी है, तो काफी भारी जुर्माना वो बन के बैठ जाता है वहां पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारा चीज चलती रहती है। तो ये तो रहा बच्चों आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो भारत में जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। अब एक्साइज ड्यूटी के अंदर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगी गाइस की सेंटर के पास कुछ चीजें होती है जिसपे टैक्स सेंटर ही कलेक्ट करती है, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो स्टेट के पास रहते हैं, वो स्टेट कलेक्ट करता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कॉन्करेंट, जो जिनको दोनों, जहां पे टैक्स दोनों जगह जाता है, ठीक है, सेंटर को भी जाता है टैक्स और स्टेट को भी जाता है। उसके बाद अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपने लिकर, शराब है या दवाइयां हैं, ठीक है, इस तरह के जो प्रोडक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा। और मान लीजिए यूपी में डॉक्टर हैं, यूपी में इंजीनियर हैं, यूपी में कोई बहुत अच्छा सीए है, बहुत अच्छी कमाई कर रहा है, बहुत अच्छा वकील है, बहुत अच्छी कमाई कर रहा है। अब ये टैक्स किसके खाते में जाएगा बताइए? यूपी का वकील या यूपी का डॉक्टर या यूपी का कोई भी प्रोफेशनल आदमी, वो जो टैक्स भरेगा वो किसके खाते में जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। ऑब्वियसली किसके खाते में जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के। उसके अलावा बच्चों टैरिफ्स आते हैं, जितने भी बॉर्डर पर टैक्स लगते हैं, या कस्टम ड्यूटी या एक्सपोर्ट टैक्स की हम बात करते हैं, ये भी इनडायरेक्ट में अंदर आता है। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्टेड गुड्स, एड वैलोरम क्या होता है? जब आप इंपोर्ट के बाद किसी की वैल्यू को बढ़ा दें, उस बढ़ी हुई वैल्यू पर जो टैक्स लगेगा उसको कहा जाता है एड वैलोरम। क्या कहा जाता है? एड वैलोरम। स्पेसिफिक ड्यूटी, कुछ खास चीजों के लिए कुछ अलग तरह के स्लैब्स बने हुए हैं, है ना, जैसे कि कोई विशेष ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, या सोना हो गया, सोने की एक निश्चित मात्रा से ज्यादा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से उसे स्पेसिफिक ड्यूटी बोला जाता है। या बाहर से कोई कॉस्टली घड़ी मंगा रहे हैं, या बाहर से कोई कॉस्टली आइटम मंगा रहे हैं, तो ये भी आपका स्पेसिफिक ड्यूटी के अंदर आता है, ठीक है। वैट तो सेल्स टैक्स को खत्म करके वैट आ गया था, और वैट के बाद जीएसटी आ गया था। उसके बाद टैक्स हॉलीडे हो गया। टैक्स हॉलीडे मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है, उस समय के लिए एक एरिया उनको टैक्स फ्री कर देती है कि भाई अब आपको इसमें जो भी आप इतने दिनों में काम करेंगे तो उसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है।
और सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर जब आप टैक्स लगा देते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल सेस। जैसे वाटर सेस लगता है, जब आप मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री के मालिक है और आपकी फैक्ट्री में पानी का बहुत काम होता है, अब आप क्या करोगे, पानी को यूज करोगे तो गंदगी बाहर निकालोगे, वाटर पोल्यूशन करोगे, तो गवर्नमेंट आपसे उस बात का टैक्स लेगी। ठीक है, गवर्नमेंट आपसे उस बात का टैक्स लेगी और उसको बोला जाएगा सेस। क्या बोला जाएगा, सेस बोला जाएगा उसको। ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्टोरॉय। ऑक्टोरॉय का मतलब होता है ये जो चुंगी, ऑक्टोरॉय को हिंदी में हम लोग कहते हैं चुंगी, यानी कि जो चुंगी दी जाती थी पहले, आप एक जिले से या एक बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर में जा रहे हो, तो वहां पे जो चुंगी दी जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑक्ट्रॉय। ये होता है बॉर्डर पर जो पासिंग ओवर जो दिया जाता है। ठीक है, तो ये गाइस आ गया आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। ये आप नाम नोट कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। चलिए, अब मैं भारत में आपको कमेटीज के नाम बता देती हूँ जो अभी तक कमेटी आई हैं जिन्होंने टैक्सेस के ऊपर काम करा है। शेलिया कमेटी आपको याद होगा, अभी मैंने पिछले दिनों भी आपको पढ़ाया था। इसमें हाँ नहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल सेस, सेस दोनों जगह आता है, स्टेट में भी आता है, हाँ सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। सेस जो है आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एब्सोल्युटली राइट। अब जैसे वाटर, अब जैसे पॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, जैसे मैंने वाटर टैक्स की बात बताई आपको, ठीक है, तो ये टैक्स किस पे जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा। और कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन है? चलिए, अच्छा अब आगे तुमने ये बात पूछ ली है तो एक बात और बता देती हूँ। जो हम सेस की बात करते हैं, सेस होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैं आर्टिकल भी आपको क्लियर कर देती हूँ। आर्टिकल 270 ये कहता है कि गवर्नमेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, और ये जो टैक्स होगा गाइस, इसे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 270 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये टैक्स कलेक्ट करेगी तो दे डोंट हैव टू शेयर, उन्हें उसे स्टेट के साथ नहीं शेयर करना है, दे डोंट शेयर विद स्टेट्स, तो राज्यों के साथ उसको शेयर नहीं किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है ये, आर्टिकल 270। और बच्चों एक चीज और बता देती हूँ कि वैसे टैक्स हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस में लिखा हुआ है, लेकिन सेस दोनों जगह आता है, ये कंफ्यूजन में आप मत रहना। सेस कैन बी रेगुलेटेड एज डायरेक्ट टैक्स ओनली एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों जगह। अब इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो यहाँ पर इसी को आप सरचार्ज बोल देते हो, यहाँ पे इसी को आप सरचार्ज बोल रहे हो। ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं इसमें तुम्हें एक केस और बता देती हूँ यहाँ पर। तो एक केस और बनता है, वो ये बनता है कि देखिए, गवर्नमेंट आप पे एक्स्ट्रा सेस कब लगा सकती है, मान लीजिए देश में तूफान आ गया या देश में कोई बहुत बड़ी डिजास्टर आ गई आपदा के समय, तो आपदा के निवारण के लिए गवर्नमेंट को अगली फंडिंग चाहिए। जैसे अभी आपदा आई, महामारी कोविड फैला, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आप लोगों से ज्यादा टैक्स ले सकती है सेस के नाम पर। और ये टैक्स किससे लिया जा सकता है, हर उस चीज पर, जैसे कि इंडस्ट्री वालों से आप टैक्स ले सकते हो। ठीक है, जितने भी यहाँ पर ये कस्टम ड्यूटी पे आप टैक्स बढ़ा सकते हो, आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकते हो। क्यों, टैक्स के ऊपर टैक्स, ये बेसिकली तब होगा जब देश में कोई आपदा आ जाएगी, तो आपदा के समय जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा सकती है, पहला। दूसरा, मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें हमारे देश में नदियां हैं, नदियों की सफाई करनी है। देखिए, ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। अब गवर्नमेंट को मान लीजिए गंगा मिशन चल रहा है, नेशनल गंगा मिशन चल रहा है, अब गंगा के लिए 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट दे रही है, कहां से आएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगी। नदियों की सफाई हो गया, उसके अलावा ठीक है, इस तरह से बच्चों कई कई, अब जैसे कि 2018 में जब केरला में बाढ़ आई थी, केरला में बाढ़ आई थी 2018 में, तो केरला बाढ़ के बाद अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने
स्टेट, अब आप मुझसे पूछोगे मैम अभी आप बोल रहे हो कि यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, बच्चों स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। कब कर सकती है? इन दो बातों में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर राज्य में कोई दिक्कत हो गई, मान लीजिए उत्तराखंड में आ गई है, बादल फट गया, वहां पे दिक्कत हो गया, लोगों के घर तबाह हो गए, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? लोगों को 25-25 लाख रुपए दे रही है, तो गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए। तो ऐसे में सेस कैन बी अप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सेस का ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है मैटर। वैसे आपके आर्टिकल 270 कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करेगी और उसे जो भी वो कलेक्शन करेगी, जो भी वो रेवेन्यू करेगी, उसे वो कभी भी स्टेट के साथ जो है वो शेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर किसी राज्य में कोई आपदा आ जाती है या राज्य में नदियों की सफाई करना है, भूमि का प्रबंधन करना है, ठीक है, तो ऐसे कार्यों के लिए स्टेट सेस भी अप्लाई हो सकता है। स्टेट सेस ऐसे में अप्लाई हो सकता है। जैसे केरला वालों ने अपने आप पे पहला स्टेट बना था भारत में, जब 2018 में वहां पर बाढ़ आया था, और बाढ़ आने के बाद उन्होंने वहां पे कैलामिटी सेस नाम से 1% का 1% का उन्होंने ये सेस लगाया था। ठीक है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया था, और ये इंडिया का पहला ऐसा राज्य बना था जिन्होंने इस तरह का टैक्स वहां पर अप्लाई करा था, केरला ने। समझ आ रहा है गाइस? क्लियर हो गई बात? गाइस और कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? आगे चले? क्लियर हो गया? ये नोट कर लिया आपने जो मैंने अभी बताया आपको पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए। और चलिए अब जाते जाते एक और बात बता देती हूँ आपको। जब आप हम इस बात को समझ ही रहे हैं, तो हम एक बात और बता देते हैं आपको। देखिए भारत में ना, इंडिया में 4 तरीके का सेस लगता है। इंडिया में 4 टाइप्स का सेस लगता है। ठीक है, पहला सेस लगता है हेल्थ पर। इंडिया में 4 तरीके का सेस लगता है, हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है, और इसमें कितने परसेंट का सेस लगता है? 4%। इंडिया में 4 प्रकार का सेस लगता है, ध्यान से सुन लीजिए। सेस, ये सेस है, सेस। ठीक है, और मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आप कभी इसकी हिस्ट्री पढ़ो ना, सेस एक्चुअली सेस एक गलत वर्ड है। इसका ओरिजिनल वर्ड है एसएस। ऐसे सेस वर्ड एसएस से निकल कर आया है। सेस वर्ड जो है वो एसएस से निकल कर आया है। तो पहला भारत में जो सेस लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन पे 4%। ठीक है, उसके अलावा दूसरा गाइस जो लगता है आपका हेल्थ एजुकेशन के बाद लगता है पार्टनरशिप का। नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए, और अगर पीछे पलटना हो तो बता दीजिएगा। नोट कर लीजिए गाइस, फिर मैं आगे चल रही हूँ। नोटेड, चलिए। उसके बाद बच्चों अगला जो लगता है स्वच्छ भारत। पता है आपको कि नहीं पता है? स्वच्छ भारत पर भी सेस लगता है। और ये सेस कब आया था? जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो उन्होंने 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, स्वच्छ भारत। और क्यों ऐसा क्यों करा था? कि भाई हम भारत की सफाई कर रहे हैं, सफाई के लिए हमको पैसा चाहिए, हमको फंड चाहिए, हमको पैसा आप दो। ठीक है, तो इसमें कितने परसेंट का सेस लगाया गया था? 0.5% का। कितने परसेंट का सेस लगाया था गाइस? 0.5 का। इसमें भारत में जितनी भी सड़कें थी, स्ट्रीट की, सबको सफाई का जिम्मा आया था ना, तो दूसरा सेस किस पे लगा? स्वच्छ भारत। तीसरा सेस लिखिए, नोट करिए। थर्ड सेस कृषि कल्याण। कृषि कल्याण, जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हो जीडीपी में, तो आप इसका मेंशन करोगे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। मान लीजिए मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आ गया, या तो आप उसमें एक बात ये भी दे सकते हो कि हम एग्रीकल्चर से सेस की वसूली भी तो करते हैं, तो वो रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट का। तो ये आप गया आपका कृषि कल्याण सेस। कृषि कल्याण सेस। ठीक है, और ये किस बात पे बच्चों ये सेस लगता है आपका? आपको पता है ना कि एग्रीकल्चर हमारी जीडीपी का 16% पार्ट है।
16% पार्ट ऑफ जीडीपी, ये आपको पता होना चाहिए। ये डेटा आप कहाँ यूज करते हो? जब आप मेंस में क्वेश्चन लिखते हो। तो कृषि कल्याण सेस जो है बच्चों, ये भी आपका 0.5% वसूला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हेल्थ सेस हो गया, एजुकेशन सेस हो गया, स्वच्छ भारत सेस हो गया, और आपका कौन सा सेस हो गया? कृषि कल्याण सेस। और उसके बाद बच्चों एक चौथा आता है आपका, चौथा आता है यहाँ पर, नोट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर विनिर्माण सेस। चौथा कौन सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, विनिर्माण सेस। ठीक है, ये बच्चों कब लगाए गए थे? विनिर्माण सेस कब आया था? सन 2016 में। इसको सन 2016 में लागू किया गया था भारत के अंदर। ठीक है, और मैं आपको बताऊं बेसिकली बच्चों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेस किन पे लगाया गया था? जितने भी भारत में विनिर्माण प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे सबसे पहले लगाया गया था व्हीकल प्रोडक्शन पे, व्हीकल। ठीक है, जो आपके वाहन है, वाहनों के उत्पादनों पर सबसे पहला टैक्स ये लगाया गया था, वाहन उत्पादन। क्यों लगाया गया था? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि पॉल्यूशन करते हैं, एयर पॉल्यूशन करते हैं, और एयर पॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा? व्हीकल प्रोडक्शन पे कंपनी पर सेस लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी बच्चों तीन तीन है इंफ्रास्ट्रक्चर में। व्हीकल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जितना भी पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी वाले वाहन है, सीएनजी वाले, ठीक है, जो 1200 सीसी के इंजन से ज्यादा नहीं है, उनको 1% का सेस लगेगा। ठीक है, अब जो डीजल है, जिनका कैपेसिटी जो है वो 1200 सीसी से कम है, डीजल वालों पर कितना लगेगा? 2.5%, यानी कि डीजल वालों पे ज्यादा है सेस। और तीसरा आता है इसमें बच्चों, और कोई भी व्हीकल हो किसी और कैटेगरी में, ठीक है, जो 4 मीटर से ज्यादा के घेरे में हो, जिनका कैपेसिटी 1200 सीसी से ज्यादा हो, 1200 सीसी के इंजन से ज्यादा, कोई भी व्हीकल हो, उनको 4% का सेस देना पड़ेगा। तो ये प्लीज नोट कर लीजिए, ये भी पॉइंट आप। ये मैं भारत में आपको व्हीकल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस बता रही हूँ। गाइस नोट कर लीजिए प्लीज, इसको नोट कर लीजिए। बच्चों एक इकोनॉमी की रफ कॉपी बना लो, उसके अंदर ये सारे जो मैं आपको रनिंग नोट्स देती हूँ ना, टॉपिक का नाम लिखकर, और उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स नोट करते रहा करो, ताकि जब भी आप इसको प्रॉपर कभी अपनी नोट्स बुक से पढ़ने बैठो, तो इन नोट्स को आप एक्स्ट्रा स्टडी कर लिया करो। नोट कर लिया है? ठीक है, गुड। चलिए, तो हाँ, मैं बात कर रही थी, और कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा। बच्चों भारत में टैक्स को लेकर कौन कौन सी समितियां हुई है? तो पहली आती है राजा शेलिया कमेटी। ये बहुत पुरानी कमेटी है, 1991 में बाद में इसको शेलिया, प्रोफेसर राजा शेलिया जो थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई पूरे भारत का जो टैक्स सिस्टम है उसको रिवैम्प करने की जरूरत है। ठीक है, तो 3 रिपोर्टें इसके अंदर दी गई थी। उसके बाद बच्चों विजय कैलका कमेटी आई, इन्होंने दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स 2002 में, दोनों के ऊपर रुझान के लिए उन्होंने ये कमेटी बनाई। उसके बाद तीसरी कमेटी आई, ये थी आपकी रंजन कमेटी, राजीव रंजन। तो इसमें क्या था, रंजन जो मेंबर थे आपके, तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई हम डायरेक्ट टैक्सेस में जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको एक नए डायरेक्ट टैक्स के साथ स्वैप करेंगे, यानी कि उसको अंदर अमेंडमेंट करेंगे। तो 3 कमेटियां हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन सी कमेटी बताई मैंने आपको? राजा शेलिया, शेलिया के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, शेलिया कमेटी मैचिंग के लिए कई बार आ जाता है, कमेटी दे देंगे, इधर नाम दे देंगे और फिर बोलेंगे चलिए मैचिंग करिए। ठीक है, विजय कैलका कमेटी और कमेटी ऑन डायरेक्ट टैक्स कोड। उसके बाद बच्चों अगली बात करते हैं हम लोग जीएसटी की। ठीक है बच्चों, जीएसटी क्या है? जीएसटी आपको पता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी जो लगाया गया था आपका, जीएसटी किसका वर्जन है? वैट का वर्जन है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो फिलहाल में जब से जीएसटी आया, तो जीएसटी से क्या क्या हुआ, जीएसटी के फायदे क्या क्या हुए? 3 फायदे मेन हुए। नंबर 1,
लोगों को प्रॉपर जीएसटी जब आवंटित हुआ तो उसके टैक्सेस में कंजप्शन हुआ, यानी कि कर की खपत हुई। नंबर 2, इसने जो बॉर्डर से बॉर्डर पे टैक्स लगता था उसको खत्म कर दिया। बॉर्डर से बॉर्डर पे अलग अलग टैक्स सिस्टम चलता था, उसको खत्म कर दिया। और बच्चों, भारत के अंदर जो संसाधन है, संसाधनों पर जो अलग अलग राज्य अलग अलग तरह के टैक्स लगाते थे, सबकी अलग ही नीति चलती थी। तो उस बारे में रिसोर्सेज एलोकेशन में, यानी कि जब संसाधन आवंटन की बात हुई तो उस बारे में भी सारी सबकी राय एक मत हो गई। तो जीएसटी ने 3 बहुत अच्छे काम करे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा, जब पहले टैक्सेस चलता था उसमें क्या था, अभी टैक्स पे टैक्स तो लग रहा है, टैक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, टैक्स की खपत नहीं हो रही है, मतलब गवर्नमेंट उसको यूज नहीं कर पा रही थी, केवल लगाई जा रही थी, यूज नहीं कर पा रही। दूसरा, बॉर्डर से बॉर्डर मूवमेंट, अगर दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं, राजस्थान से हरियाणा जा रहे हैं, हर बॉर्डर पर टैक्स लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों जो संसाधन है, वही मैंने आपसे बोला है ना, कोयले की कीमत मध्य प्रदेश में अलग चल रही है, यूपी में अलग चल रही है। हालांकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एलोकेट करिए, लेकिन वो स्टेट अपने टैक्स लगा रहा है अलग से कि भाई मैं तो बॉर्डर टैक्स लगाऊंगा, या मैं तो सप्लाई चेन टैक्स लगाऊंगा, या मैं तो आवंटन टैक्स लगाऊंगा, या मैं तो सब ये वाला टैक्स लगा। तो मतलब इस तरीके का जो अलग अलग एलोकेशन के वक्त जो कीमतों में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता था और उससे बच्चों उत्पादन क्षमता पे फर्क पड़ता था। तो जीएसटी के आने के बाद ये सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गई। पुराने टैक्सों ने क्या कर रखा था, संसाधनों को बिल्कुल डिवाइड कर रखा था, अलग अलग हर स्टेट अपनी अलग दलील देता था कि भाई इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पे फला नीति चल रही है, या मेरे स्टेट में ये वाला रिसोर्स कम है, ये वाला ज्यादा, इसलिए मैं ये वाला टैक्स लगा रहा हूँ। तो ये जो सिस्टम था जीएसटी के आने के बाद बच्चों, ये खत्म हो गया। वैसे और जीएसटी पे पूरी कहानी मैं नहीं पढ़ा रही, इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उसको कल पकड़ेंगे। अभी फिलहाल मैंने जो आपको बताया कि जीएसटी का फायदा क्या है और जीएसटी के आने से पहले भारत में क्या क्या चीजें थी जो नहीं हुई। ठीक है, चलिए अब बच्चों जीएसटी के बारे में और बात करूंगी कल, यहीं से आगे क्लासेस को पकड़ेंगे, यहीं से आगे के नोट्स आपको कल कराऊंगी। जब तक के लिए मुझे इजाजत है, कोई और डाउट अगर दिमाग में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, अभी मैं आपके साथ हूँ। आज के लिए बस इतना ही, कोई और क्वेश्चन आपके ब्रेन में आ रहा हो और तो आप बिल्कुल पूछिए। और गाइस, मुझे लगता है आज की मेरी ये जो छोटी सी क्लास है उससे आपको फायदा जरूर हुआ होगा। हाँ बच्चों, एक चीज और रह गई, डायरेक्ट टैक्सेस में हम एक चीज बीच में भूल गए, जरा उसको देख लीजिए। मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये टैक्स आया था 1996-97 में। और बच्चों ये उन कंपनीज पे लगाया जाता था जिनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, जिनका मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रॉपर चल रहा है, मतलब ना नफा ना घाटा, बस कह रहे हैं ना कि खाना कमाना चल रहा है, मतलब बेचारों को कोई एक्स्ट्रा आमदनी नहीं हो रही है। तो ऐसे कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो मैट लगाती है। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी टैक्स। बच्चों भारत में कालदेव कमेटी आई थी, तो कालदेव कमेटी ने रिकमेंड करा था 1957 में, 1957 में, कि प्रॉपर्टी के ऊपर किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। तो कौन सी कमेटी थी, कालदेव कमेटी, नाम नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी टैक्स किसके द्वारा लगाया गया था, कॉलदेव कमेटी समिति। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा बच्चों फिर अगला आता है गिफ्ट। अब जैसे गोल्ड को लेकर के आपको भी किसी ने गाड़ी गिफ्ट कर दिया, आपको किसी ने मकान गिफ्ट कर दिया, तो ये 1968 में गिफ्ट टैक्स लगाया जाता था, लेकिन उसके बाद 98 में इसको हटा दिया गया। और बाद में 2004 के ऊपर मान लीजिए अब आप कोई फेमस हस्ती हैं और आपको कोई विदेशी मर्सिडीज जो है वो गिफ्ट कर रहा है, या जैसे आपके क्रिकेटर थे, क्रिकेटर्स को कई बार बाहर की जो कंपनी होती है या बाहर के जो लोग होते हैं वो गिफ्ट कर देते हैं, तो ऐसे पे गवर्नमेंट जो है वो गिफ्ट टैक्स अब लगाती है। उसके लिए भी स्लैब्स बना रखी है कि कितने रुपए के टैक्स, गिफ्ट पर कितना टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है, तो ये 2004 में दोबारा से रीइम्पोज कर दिया गया। उसके बाद बच्चों एक और टैक्स आता है, ये भी डायरेक्ट टैक्सेस में आता है, इसको कहते हैं एस्टेट टैक्स। एस्टेट टैक्स होता है कि बेसिकली जब किसी व्यक्ति के नाम कोई प्रॉपर्टी हो और उसकी डेथ हो जाए, उसके बाद जब उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा तो उसके ऊपर जो ड्यूटी टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एस्टेट टैक्स। मृत्युपरांत प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफर करते वक्त जो टैक्स लगाया जाएगा, रजिस्ट्री पे जो टैक्स लगाया जाएगा, उसको एस्टेट ड्यूटी कहा जाता है। ठीक है, और बच्चों ये टैक्स जो था ये 1985 तक था, स्टेट ड्यूटी, अब इसको खत्म कर दिया गया, इस टैक्स को अब जो है खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो गाइस ये हमारा छोटा सा सेशन आज का, आई गेस आपको बहुत मदद करेगा ये टैक्सेस के बारे में, काफी अच्छी जानकारी। बाकी की क्लास का हम करेंगे कल, इससे आगे का जीएसटी का डिस्कशन करना है।
उसको मैं कंटिन्यू करूंगी कल यहीं से आगे। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ आपसे 9 बजे अपनी पेट की क्लास में, जिसमें आज क्वेश्चंस कराने वाली हूँ आपको 50। तो ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।